हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो निबंध का केवल टॉपिक देख के आप यहाँ से वीडियो को स्किप करके मत चले जाइएगा, क्योंकि टॉपिक जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लिखा है ऊपर, बेरोजगारी की समस्या। तो ये टॉपिक आपको केवल देखने में सरल लग रहा है, अभी अगर लिखने को दे दिया रहा है तो आप लोग इस पर आधे पन्ने से ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। तो बोर्ड में एग्ज़ाम में लिखने का एक नियम होता है, क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने का एक पैटर्न होता है कि किस पैटर्न पे हमको अपना निबंध लिखना है कि हमें जो 10 नंबर हैं वो पूरे मिल जाएँ। जो निबंध होता है आपका वो क्लास 12th में 10 नंबर का पूछा जाता है हिंदी में। तो ये निबंध आप लोगों को किन किन शब्दों का यूज़ करके लिखना है, कैसे लिखना है, हेडिंग वाइज लिखना है कि कहानी की तरह लिखना है, तो वो सब आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर बताया जाएगा। तो वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, बहुत ज़्यादा 7 से 8 मिनट की वीडियो आने वाली है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले क्या है यहाँ पर कि रूपरेखा। रूपरेखा मतलब आपको ये बताना, ये आपको लिखना नहीं है एग्ज़ाम में, हमने एक तरह से लिख के आपको बताया है कि किस तरह से आपको अपने निबंध की स्टार्टिंग करनी है। तो पहला पॉइंट जो रहेगा यहाँ पर वो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद सेकेंड हेडिंग डालेंगे आप यहाँ बेरोजगारी का अर्थ। तीसरी हेडिंग डालेंगे आप लोग बेरोजगारी का कारण, और चौथी हेडिंग है यहाँ पर बेरोजगारी को रोकने के उपाय, और पांचवी और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है उपसंहार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंक्लूजन। उपसंहार ना लिख के आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर निष्कर्ष। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को हम जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हेडिंग है आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है प्रस्तावना। तो हेडिंग डालने के बाद आपको स्टार्टिंग कर देनी है। कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, शब्द ध्यान से देखिएगा कि बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसमें एक ओर गरीबी, भुखमरी, तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश और अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। तो बेरोजगारी की समस्या आप लोग को पता होगा, आपके बड़े भाई बहन होंगे या फिर आप खुद इस समय इस दौर से गुजर रहे होंगे, क्योंकि आप क्लास 12th में हो। अभी भी आपको फ़िलहाल कोई आस पड़ोस आप देखिए मोहल्ले में अपने, तो आपको रोज़गार बहुत कम लोगों के पास मिलेगा। कोई प्राइवेट काम कर रहा है, इधर कोई अपना खुद का बिजनेस कर रहा है। तो गवर्नमेंट जॉब एक तरह से लोगों के पास बहुत कम है। और फिलहाल यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी मतलब रोज़गार की बात हो रही है। तो रोज़गार तो वो भी होता है यार, अपना कुछ की कोई दुकान आपने खोल ली तो वो भी रोज़गार ही होता है। तो आप देख रहे होगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है किसकी, नौकरी की। तो वहीं यहाँ पर आप लोग को एक तरह से एक्सपीरियंस अपना शेयर करके पूरा लिख देना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि चोरी, डकैती, हिंसा और आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण क्या है, बेरोजगारी। भैया लोगों का पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे, चोरी डकैती या फिर हिंसा करेंगे। और सबसे लास्ट यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है आत्महत्या आदि इन समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। ठीक है, तो ये आपको प्रस्तावना लिख देना है कि एक तरह से इसका इंट्रोडक्शन, की जो आप निबंध लिखने जा रहे हो उसका इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पर दे दिया है। कई कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका प्रस्तावना अच्छी तरह से लिखा हुआ है तो एग्जामिनर नीचे निबंध देखता भी नहीं है, वो आपको ऐसे ही प्रस्तावना लिख के नंबर दे देगा। आप ऐसे ही मतलब ये नहीं कि आपको फिर नीचे कोई गाना लिख देना है, कोई कहानी लिख देनी है। हो सकता है, मे भी चांसेस हैं कि वो नीचे भी आपका जो निबंध लिखा है उस पर भी एक दो लाइनों पे वो नज़र डाल ले। ठीक है, तो दूसरी हेडिंग देख लेते हैं क्या है। दूसरी हेडिंग यहाँ पर हमसे लिखना है आपको बेरोजगारी का अर्थ। अच्छा, बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, किसको हम लोग बेरोजगार कहते हैं। अब घर में इस समय हम खाली बैठे हैं, मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम थोड़ी ना बेरोजगार हुए, हम तो स्टूडेंट हुए अभी। तो अर्थ क्या है बेरोजगारी का वो देख लेते हैं क्या है कि जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम ना मिले, तो ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग पढ़ पा रहे होगे कि कोई काम करने का इच्छुक व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग को दे रहे हैं कि 10,000 रुपये की कोई प्राइवेट जॉब कहीं पर मिल रही है। ठीक है, कहीं पर ऐसे आपको पता है कोई कंपनी है, वहाँ पर जाएंगे तो 10,000 रुपये में हमें प्राइवेट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आप वहाँ पर गए, आपको लेकिन वहाँ पर क्या मिला कि काम नहीं मिला। वहाँ पर कह दिया गया कि भैया यहाँ पर जगह नहीं खाली है, तो उस टाइम आप बेरोज़गार कहे जाओगे, क्योंकि आपके पास रोज़गार नहीं है, आप खाली घूम रहे हो। ठीक है, या फिर सबसे बढ़िया एग्जांपल, आप लोगों के घर में काम हो रहा होगा आस पड़ोस, देखिए जैसे लेबर मजदूरी चल रही होती है। कोई लेबर होता है जैसे 500 रुपये पर वो लेबरी करने को तैयार होता है। ठीक है, बाज़ार जाता है, चौराहे पे जाता है, उसको लेबरी नहीं मिलती है, तो वो 500 रुपये पे जो है वो प्रचलित मजदूरी, मतलब प्रचलित मजदूरी क्या है, 500, उस पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या है उसे काम नहीं मिला, तो वो कौन सी श्रेणी में आ जाएगा, बेरोजगारी की श्रेणी में आ जाएगा। फिर है बालक, वृद्ध एवं अपंग व्यक्तियों की को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग बेरोजगार अभी नहीं हुए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। आप पढ़ाई करके 12th पास करके जब जाओगे आगे, मान लीजिए कुछ बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे, जो ग्रेजुएशन नहीं करेंगे अपना खुद रोजगार ढूंढेंगे, और उनको रोजगार अगर नहीं मिला तो वो लोग बेरोजगार
अगर उनको रोज़गार नहीं मिला तो वो लोग बेरोज़गार कहे जाएंगे। फिर क्या है, बालक, वृद्ध एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। मतलब बालक मतलब बच्चा 6, 7, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल का बच्चा, वृद्ध मतलब बूढ़े लोग, और अपंग व्यक्ति मतलब जो विकलांग होते हैं उनको हम लोग बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि वे काम करने योग्य नहीं है। काम करने के मतलब योग्य नहीं है। वो बूढ़ा आदमी थोड़ी ना कोई काम करेगा जाके, ना कोई बेचारा, जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग व्यक्ति होगा, विकलांग होगा, तो उनको भी बेरोजगारी की श्रेणी में रखेंगे, वो क्या काम कर पाएंगे। और बच्चा तो उसकी तो सवाल ही नहीं उठता काम करने का। ठीक है, तो फिलहाल ये 2 हेडिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आई। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी हेडिंग की तरफ। तीसरी हेडिंग देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, तीसरी हेडिंग है यहाँ पर बेरोजगारी के कारण। अच्छा, अब इस बेरोजगारी के कारण क्या है, देखिए जो हम अभी हम आपको एग्जांपल दिया ऊपर, ही काम नहीं मिला, तो इसका कारण क्या है। देखिए कारण क्या है कि तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है। तो भैया जो सबसे मेन कारण है वो क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या। सबसे मेन जो कारण है वो यही है, बेरोजगारी बढ़ने का। फिर क्या है, जिसमें उद्योग, नौकरियों और राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही है। जिससे क्या होता है भैया, अब ज़्यादा लोग होंगे, जैसे एक नौकरी कहीं पे किसी कंपनी में 10 पोस्ट खाली हैं, 10 पद खाली हैं, और जैसे अभी वैकेंसी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है 60,000, तो उसमें कितने बच्चों ने फॉर्म भर दिया, 50 लाख। आप सोच रहे हो 60,000 वैकेंसी में 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। मतलब अगर आप देखो तो एक सीट पर कम से कम 83-84 लगभग बच्चा एक सीट के लिए कंपटीशन है। उसको खुद सोच लीजिए आप लोग रोजगार किस स्तर पर है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है कि एक प्रमुख कारण यह है कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यानी कि अशिक्षा का अभाव। अब शिक्षा प्रणाली सबसे बड़ी जो है वो यहाँ पर भूमिका इसमें अदा करती है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली क्या है भारत की, आप लोग भी जानते हो कि जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं या फिर आप इस समय ये पढ़ रहे हो, ये किसी काम आना नहीं है आगे चल के आपका। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो उसमें अलग ही लेवल की पढ़ाई होती है, आप लोग जब जानोगे जब आप लोग किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे। यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा यही जो मेन कारण है, 2 कारण है। कौन सा है, पहला है हमारा जो ऊपर लिखा हुआ आपको बढ़ती जनसंख्या, और दूसरा यहाँ पर है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। ये 2 मेन कारण हैं बेरोजगारी के भारत में। उसके बाद देखिए फिर 4th पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। तो चौथी हेडिंग यहाँ पर आप लोग को डालनी है कि इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, इसके उपाय क्या हैं। पहली बात तो बेरोजगारी को दूर करना भैया इस समय करंट के हाल के हिसाब से नामुमकिन है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या उपाय है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो लिखना ही है आपको। फिर है कि बेरोजगारी को सही दिशा में कुछ प्रयास करके कम किया जा सकता है। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। जनसंख्या जो कि तेज़ी से बढ़ रही है, हमें उस पर क्या करना होगा, नियंत्रण करना होगा, जिसको नियंत्रण करने के लिए सभी को जागरूक होना होगा। ठीक है, हमें अपनी पुरानी शिक्षा नीति को बदलना पड़ेगा, तकनीकी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना होगा। पुरानी शिक्षा नीति मतलब जो इस समय करंट में है भारत में, उसको बदलना पड़ेगा। जो तकनीकी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना होगा, जो कि इस समय करंट में लेटेस्ट चल रही है, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। यही एकमात्र कारण है जिससे हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, फिर भैया देखिए 5वां और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उपसंहार, मतलब कि निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन। जो अभी तक हम लोग ऊपर पढ़ के आए उसी सब का निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष निकलता है, इसे ऐसे से देख लेते हैं। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। भारत में शिक्षा का अभाव, रोजगार के लिए पर्याप्त उद्योगों की कमी जैसे कि कई कारणों से बेरोजगारी जन्म लेती है। भारत सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, इसलिए हमें भारत सरकार के साथ मिलकर एकता के साथ इस समस्या का सामना करना चाहिए। तो ये सब खैर लिखने के लिए आप लोग को दिया गया है, तो ये लिख आइएगा केवल, क्योंकि इसका अर्थ कुछ है नहीं। भारत सरकार कदम उठा रही है जो बेरोजगारी के लिए, वो सब ठीक है, सब आप लोग भी जानते हो, हम लोग भी जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन क्या करना है, ऐसे है तो लिखना है ही, तो आप लोग इसको लिख आइएगा पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।